Hello everyone, welcome to all. Myself Varun Sharma. You are watching my channel Insight of Physics. Students, if you are new on my channel, then go now and please subscribe it, and don't forget to press the bell icon for getting more updates related to my upcoming videos. Hopefully you all are enjoying my videos during the COVID-19 period. So student, I hope you all are stay safe and healthy. Students, today we are going to start lecture second of electrostatics physics, which is based on electrostatic forces. Students, in the previous video lecture, we are discussing about the concept of electric charges, properties of electric charges, and the methods of charging an uncharged body, where we're discussing three main important methods of charging. First one is charging by induction, second one is charging by conduction, third one is charging by friction. So students, I will advise you the topics as we are discussing in the previous video lecture. So students, let's start the today's lecture, which is on electrostatic forces. The content of today's lecture is assumption of Coulomb's law. Second one is Coulomb's law of electrostatic forces, unit of electric charges, limitation of Coulomb's law, comparison of electrostatic forces and gravitational forces. जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, तो पहला ही क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती क्या है ना। सभी के माइंड में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती क्या है, कहां से आई है और किसके कारण डेवलप होती है। तो मैं तीनों क्वेश्चन का आंसर देता हूं स्टूडेंट्स, आप बहुत फोकस के साथ सुनिएगा। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है क्या। तो जब भी कोई दो चार्ज बॉडीज, चाहे वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज हो, दोनों की दोनों पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो, या नेगेटिवली चार्ज हो दोनों बॉडीज, जब भी कोई दो चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर एक इंटरेक्शन फोर्स लगाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं पॉइंट यूज कर रहा हूं, इंटरेक्शन फोर्स लगाती है। मींस मे बी वो अट्रैक्टिव लगा सकती है एक दूसरे पर फोर्सेस, मे बी रिपल्सिव लगा सकती है। तो डिपेंड करता है कि जो आप बॉडीज ले रहे हैं उन पर चार्जेस कैसा है। तो दोनों बॉडीज, जो चार्ज बॉडीज है, उनके बीच में लगने वाली जो इंटरेक्शन फोर्स है, उन्हीं इंटरेक्शन फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट आपने स्टूडेंट क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा होगा, जहां पर आपने कुछ फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी होगी नेचर में, जिनमें से पहली आपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ी थी, उन्हीं में सेकंड आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ी थी, थर्ड वन आप लोगों ने न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ी थी, जिसमें दो क्लासिफिकेशन हो जाती है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्टूडेंट, जो आपने वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ी थी, वो यहां पर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला गया, क्योंकि चार्जेस मोशन में, लेकिन जब तक चार्जेस स्टैटिक पोजीशन में होंगे, तो वो दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। तो पहला, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण या तो वो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, या वह बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर सकती है। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में कुलाम्स, जो कि फ्रेंच फिजिक्स थे बेसिकली, उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में, जिसे कुलाम्स लॉ बोला गया। और मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगेगा क्योंकि ये कुछ कुछ सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 11th क्लास में न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेनली जब कुलाम्स लॉ चार्ल्स अगस्टिन डीन कुलाम ने दिया, तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ एजम्पशंस मानी, क्योंकि वो एजम्पशंस के बगैर ये कुलाम्स लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए कुलाम्स लॉ वैलिड तभी तक है जब तक ये एजम्पशन स्ट्रिक्टली ओबेड हो रही है। तो पहली जो मेन एजम्पशंस उन्होंने मानी वो ये कि दो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस उन्होंने लिए,
जिनके बीच में वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, दो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस लिए वो उन्होंने स्टेशनरी लिए। तो इसका मतलब चार्जेस को उन्होंने कैसा माना? स्टेशनरी माना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अजम्पशन का वो ये कि चार्जेस को कैसा माना उन्होंने? रेस्ट के साथ साथ पॉइंट चार्जेस माना। कि काफी सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि पॉइंट चार्जेस कैसे डिफरेंट होता है बाकी चार्जेस से। तो मैं आपको बता दूं, पॉइंट चार्जेस जो होता है उसमें खास जो फैक्टर देखने को मिलता है वो ये कि वहां पर पॉइंट चार्जेस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने से क्या फर्क हुआ? चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने से ये इंपैक्ट देखने को मिलता है कि जो फोर्सेस बाकी चार्जेस एक इंडिविजुअल चार्जेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, वो चार्जेस हर एक फेस पर, बॉडी के हर एक फेस पे जो फोर्स लगने वाली होती है वो सेम लगती है। इसका मतलब एंटायर होल बॉडी पर जो लगने वाली फोर्स होती है वो चाहे फ्रंट फेस पे देखें चाहे आप फादर्स फेस पे देखें, दोनों पे ही सेम एक्सपीरियंस करती है बॉडी। तो पहली जो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस मानी वो ये थी कि दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होंगे सिस्टम में वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट का मतलब उन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो साइज होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए उनके बीच का जो सेपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब कैपिटल आर हर एक चार्जेस की रेडियस लेट कर रहा हूं और स्मॉल आर दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन है सेंटर टू सेंटर के बीच का। तो कैपिटल आर लेस देन होना चाहिए स्मॉल आर से, तभी आप उन चार्जेस को पॉइंट बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? दूसरी जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो ये कि दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए, रेस्टिंग पोजीशन में होने चाहिए, क्योंकि अगर वो मोशन में होंगे तो उस केस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील होगी। क्लियर हुआ? तीसरी जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो ये है कि दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस को सिस्टम में अरेंज करना होगा लीनियरली सिमेट्री में और आइडेंटिकल होने चाहिए दोनों के दोनों चार्जेस डायमेंशन के रेस्पेक्ट में। तो जैसा कि आपको यहां दो चार्जेस शो भी कर रखे हैं, Q1 चार्जेस है जो कि ग्रीन कलर से शो कर रखा है, Q2 चार्जेस है जो कि पिंक कलर से शो कर रखा है, और दोनों के दोनों हमने पॉइंट चार्जेस माने हैं। दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। दोनों चार्जेस जो होते हैं वो आइडेंटिकल है कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में। दोनों चार्जेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का वो यूनिफॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तभी ये पॉइंट चार्जेस है। मैं आपको बता दूं, ये लॉ इंटरेक्शन फोर्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? कूलॉम्स लॉ इंटरेक्शन फोर्स पे। मे बी अट्रैक्टिव हो सकती है, मे बी रिपल्सिव हो सकती है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो वो कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपल करते हैं, कूलॉम्स के लॉ के थ्रू हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंस बात है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो लॉ है वो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम ने दिया है, फ्रेंच फिजिक्स्ट हैं। 1785 में ये लॉ पब्लिश्ड हुआ था, लेकिन एक्सपेरिमेंट कब किया था उन्होंने? एक्सपेरिमेंटल जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो इस लॉ का 1784 में किया था, और इसका एपरेटस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शो कर रखा है। जो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल पिक्चर्स दिखा रखी है, कूलॉम्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटल एपरेटस की ही पिक्चर है। वैसे ही एपरेटस यूज करा था कूलॉम्स ने लॉ देते वक्त। इस लॉ की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स ब्रांच है उसमें जो रोल न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का होता है, वही रोल इलेक्ट्रिसिटी में कूलॉम्स लॉ का होता है। आइए स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का जो मेन स्टेटमेंट था वो ये था कि जो दो चार्जेस, जो पॉइंट चार्जेस कंसीडर करे थे चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम ने, उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली जो इंटरेक्शन फोर्स है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों चार्जेस के, जो भी दोनों चार्जेस हमने कंसीडर करे हैं उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा उन दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के स्क्वायर के। मींस अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, तो उस केस में चार्जेस चाहे हम पॉजिटिव हो चाहे चार्जेस नेगेटिव, हमें उन दोनों का साइन नहीं लेना है। मींस ओनली मैग्नीट्यूड विल बी यूज्ड, नॉट द साइन ऑफ चार्जेस विल बी यूज्ड। जैसा कि आपको फिगर में शो कर रखा है, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब सिमिलर चार्ज है। तो दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो रिपल्सिव फोर्स होगी। तो जो फोर्स लगेगा बी के कारण ए पर वो भी आउटवर्ड होगा, और जो फोर्स लगेगा ए के कारण बी पर वो भी आउटवर्ड होगा। इसी तरीके से आपको दो चार्जेस ओ शो कर रखे, चार्ज ऑब्जेक्ट सी और चार्ज ऑब्जेक्ट डी, लेकिन इस बार दोनों अपोजिटिवली चार्ज है। ठीक है ना, दोनों अपोजिटिवली चार्ज है। तो जब अपोजिटिवली चार्ज है तो कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव होगी, इनवर्ड होगी। दोनों चार्जेस ऑब्जेक्ट को सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के अलॉन्ग होगी, वो भी इनवर्ड डायरेक्शन। अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं कूलॉम्स लॉ का। तो उसके लिए दो पॉइंट चार्जेस माने Q1 एंड Q2 जो r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, और कैपिटल F हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मानी है जो कि एक्सपीरियंस हो रही है दो चार्जेस Q1 एंड Q2 के बीच में। ठीक है, इसको आपको फिगर में भी शो किया गया है राइट हैंड साइड पे कि दो चार्जेस है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसे ब्लू कलर से शो किया गया है और जो नेगेटिव चार्ज है उसे Q2 से रिप्रेजेंट किया गया है और रेड कलर से शो किया गया है। क्लियर हुआ? दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट की गई है। तो अगर कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो F प्रोपोर्शन होगा Q1 Q2 के, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। उसमें ये भी बोला गया था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उस सेपरेशन के स्क्वायर के। तो F प्रोपोर्शन हो गया 1/r स्क्वायर के। अब जैसे ही दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, तो मुझे बताइए जैसे ही इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है विनय, आपने सही बताया। दोनों इक्वेशन को जैसे ही कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर बनेगा। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। बट यहां पर उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है k से, और इसी k को हमने, क्योंकि कूलॉम्स ने ये लॉ दिया था तो कूलॉम्स के नेम पे ही इस कांस्टेंट को नाम दिया गया। इस k को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट बोला जाने लगा। एक बात और बता दूं कि इसकी वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है। अगर आप दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है, अगर आप वैक्यूम और एयर को रिप्लेस करके कोई दूसरा मीडियम ले ले, चाहे आप बेसिकली कोई वाटर ले ले, गिलास ले ले, तो ये कुछ मीडियम है जिनको हम यूज कर सकते हैं दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है जिसे हम इंटरवीनिंग मीडियम बोले, एज अ इंटरवीनिंग मीडियम के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इंटरवीनिंग मीडियम चेंज करते हैं तो ये k की वैल्यू चेंज होती है। तो अगर हम SI सिस्टम में देखें तो जो फॉर्मूला बना कूलॉम्स लॉ का वो क्या बना, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन SI सिस्टम का ऐसा मानना है कि जो वैल्यू होती है k की वो किसके इक्विवेलेंट होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अगर मीडियम कैसा है दोनों चार्जेस के बीच का इंटरवीनिंग मीडियम, एयर है या वैक्यूम है। लेकिन अगर एयर और वैक्यूम नहीं है, कोई अनदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वो एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जो चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। डिपेंड करता है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही डिसाइड करता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देगा, परमिट करेगा, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देगा। इसका मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, जैसा कि वाटर के लिए होता है 81 होता है, मेटल के लिए इंफिनिटी होता है,
और अगर हम एयर और वैक्यूम के लिए बात करें तो वो 1 होता है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफी हाई है तो मींस उतने ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परमिट करेगा मीडियम अपने में से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक और टर्म आपको दिखाई देगी एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, दोनों चार्जेस के बीच में जो प्रेजेंट है डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बेसिकली एबिलिटी होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कि वो चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट करे। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं, अगर हम जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों चार्जेस के बीच में अगर मीडियम वैक्यूम है, एयर है, तो हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्लियर हुआ? और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है अदर देन एयर और वैक्यूम, तो देन हम फॉर्मुलेज में क्या यूज करते हैं? एप्सिलॉन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मींस जहां हमने एप्सिलॉन नॉट के लिखा था अभी प्रीवियस फॉर्मूले में, वहां पर एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर हुआ? अभी मैंने आपको इससे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया स्टूडेंट्स। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एब्सोल्यूट जो परमिटिविटी होती है, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम है, उसे एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो परमिटिविटी होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, उसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रेशियो होता है एप्सिलॉन का एप्सिलॉन नॉट के साथ, उसी को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं और उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। क्लियर हुआ? जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वो 8.854 इंटू 10 की पावर -12 होती है। और इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। 1 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत पूछी जाती है बोर्ड्स में। तो इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम फैराड पर मीटर भी बोल सकते हैं। और ये यूनिट हमने फॉर्म से ही हमने डिटरमाइन करी है। जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें इसका काफी यूज होता है। इस वैल्यू का से हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों ने 11th में सीखा होगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कूलम्ब्स लॉ का, 1/F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम वहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी स्टूडेंट? 1/4 पाई कैपिटल F इंटू कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? तो अगर यहां पर हम वैक्यूम और एयर ले रहे हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई कैपिटल F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए एफ की, क्योंकि 4 पाई कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन 0 होती है। Q1 और Q2 की डायमेंशन पता होनी चाहिए और R स्क्वायर की। तो मैं आपको बता दूं चार्ज की डायमेंशन होती है 80। कैसे आई? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो I इंटू T। तो I की डायमेंशन A होती है और T की डायमेंशन कैपिटल T होती है। तो 80 हो गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का फोर्स की डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ी होगी ml T-2। तो फोर्स की डायमेंशन पुट कर देंगे, Q1 और Q2 की डायमेंशन पुट कर देंगे और R की डायमेंशन क्या होगी? L स्क्वायर। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन क्या आ जाएगी? डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2। ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि जब भी आप 2 पॉइंट चार्जेस को कंसिडर करते हैं और उनके बीच में मीडियम जो मानते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसको आप एयर और वैक्यूम मानते हैं, तो उस टाइम पे दोनों चार्जेस एक्सपीरियंस करते हैं मैक्सिमम फोर्स, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम एयर और वैक्यूम को रिप्लेस कर दे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, जो उनके बीच में लगने वाली जो फोर्सेज होती है, इंटरेक्शन फोर्सेज होती है, वो रिड्यूस हो जाती है अकॉर्डिंग टू द
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर हुआ? तो जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमने कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर लिया फोर्स का, अब बात आती है फोर्स की डायरेक्शन की, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो किसके अलॉन्ग होती है? उस लाइन के अलॉन्ग जो दो चार्जेस को ज्वाइन करती है, और उसको डिसाइड किया जा सकता है कि वो डायरेक्शन जो होती है वो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड। वो डिपेंड करता है कि जो चार्जेस इन्वॉल्व है किसमें, उस सिस्टम के अंदर, जो भी आप सिस्टम कंसीडर कर रहे हो उसके अंदर जो चार्जेस इन्वॉल्व है उनके साइंस कैसे है। दोनों नेगेटिव नेगेटिव साइंस है तो आउटवर्ड होगी, या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है तो भी आउटवर्ड होगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि 1 कूलम्ब कोई भी किसी भी बॉडी को अगर हम लेट कर रहे हैं, कोई भी चार्ज बॉडी को, और हम बोल रहे हैं कि उसके ऊपर 1 कूलम्ब चार्ज है, तो उसका क्या मतलब है? तो इसके लिए हमें फिर अगेन कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला को रिमेंबर करना होगा। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो अगर मैं वहां पर जो सेपरेशन है दो चार्जेस के बीच का उसे 1 मीटर कर दूं, और चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसे 1 कूलम्ब कर दूं, तो मुझे बताइए F की वैल्यू क्या आने वाली है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 की वैल्यू 1 कूलम्ब कर दिया आपने, और सेपरेशन 1 मीटर कर दिया, तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो वो क्या वैल्यू बताई है? 9 × 10⁹। तो फोर्स कितने आ गए? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो अगर कोई दो चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और उन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाली इंटरेक्शन फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या बोला जाएगा? 1 कूलम्ब। क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग पढ़ रहे हैं इनकी यूनिट्स क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। जब भी हम कोई चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उस मैग्नीट्यूड को किस यूनिट में एक्सप्रेस करें, क्योंकि दो ही तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, एक तो एसआई सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम, जिसे हम मेनली यूज करते हैं फिजिक्स में। होते बाकी भी है लेकिन हम मेनली यही दो सिस्टम यूज करते हैं। तो जो एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस है वो कूलम्ब होती है, जिसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो स्मॉल स्केल पे जो चार्जेस की जो यूनिट होती है वो कूलम्ब यूज नहीं की जाती, उसके लिए अदर यूनिट सजेस्ट की गई है, जैसे कि माइक्रो कूलम्ब और मिली कूलम्ब और नैनो कूलम्ब। माइक्रो कूलम्ब को हम कूलम्ब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्जन भी आपको शो कर रखा है। 1 माइक्रो कूलम्ब इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम्ब। 1 मिली कूलम्ब इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻3 कूलम्ब। और नैनो कूलम्ब इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻9 कूलम्ब। अब आते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज पे। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? स्टेट कूलम्ब और ईएसयू ऑफ चार्ज। तो 1 उसका भी कन्वर्जन आपको शो कर रखा है, किस तरीके से आप स्टेट कूलम्ब को कूलम्ब में बदल सकते हैं। तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। अगर आपको स्टेट कूलम्ब को कूलम्ब में बदलना है तो सीधा आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा सिंपल 3 × 10⁹ से। ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, दो टर्म आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ी है ऑलरेडी 11th क्लास में भी और लेक्चर फर्स्ट में भी मैंने डिस्कस करा। पहली जो टर्म है वो है मास, और जो आपने 11th क्लास में स्टडी करी, और जो सेकेंड टर्म है वो है चार्ज, जिसे हमने अपने वीडियो लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस करा। ठीक है। तो जो मास और चार्ज दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी है। मास और चार्ज दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी होने के बावजूद आपने ये नोटिस करा होगा कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं न्यूट्रॉन, जिसमें मास होता है बट चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें उसमें मास भी है और चार्ज भी है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जो बॉडी जिसके ऊपर मास होता है, जिसके अंदर मास है, उस पे जरूरी नहीं है चार्ज हो, बट हर एक बॉडी जिस पर चार्ज है ये जरूरी हो जाता है उसके अंदर मास हो। पॉइंट को याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि मास को आप इंड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमने चार्जेस को इंड्यूस करा था बाय द इंडक्शन मेथड,
हम मास को ऐसे इंड्यूस नहीं कर सकते। मास वेरी भी कर सकता है रिलेटिवली, बट चार्ज रिलेटिवली वेरी नहीं करता। इसे हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर की इनवेरियंस प्रॉपर्टी में डिस्कस करा था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, अब कूलम्ब्स लॉ पे लिमिटेशन क्या है, किन कंडीशंस में हम कूलम्ब्स लॉ को वैलिड मान सकते हैं, किन कंडीशन में हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली जो लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ की वो क्या है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा पॉइंट चार्जेस पर। जैसा कि हम लोगों ने एजम्पशंस में भी बोला कि पॉइंट चार्जेस पे ही आप कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। अगर मोशन में हुए तो कूलम्ब्स लॉ कभी भी एक्यूरेटली और स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो किससे ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के साइज से ज्यादा होगा। अब एक और पॉइंट आ जाता है, ये न्यूक्लियस साइज कितना होता है। जब भी हम किसी एटम को कंसीडर करते हैं तो उस एटम का जो कोर पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, और उस न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसे न्यूक्लियस साइज बोला जाता है। वो किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻15 मीटर का। याद रखिएगा कि अगर हमें कूलम्ब्स लॉ को अप्लाइड करना है तो उसके लिए दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो न्यूक्लियस साइज से ज्यादा होना चाहिए। इसका मींस 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, और सेवरल मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस तक ये वैलिड रहता है, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस तक ये वैलिड रहता है। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों कि हम न्यूक्लियस साइज के कम डिस्टेंस पर हम चार्जेस क्यों नहीं रख सकते। कम साइज का होता है 10⁻16 पे क्यों नहीं रख सकते, 10⁻17 पे क्यों नहीं रख सकते, 10⁻15 से ज्यादा डिस्टेंस पे ही हमें क्यों रखना है। तो उसका कारण ये है, अगर आप 10⁻15 मीटर से कम सेपरेशन पे चार्जेस को रखेंगे तो उस केस में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फील होती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर, वो डोमिनेट कर जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं, कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में अप्लाइड किया जा सकता है जब इनवर्स स्क्वायर लॉ स्ट्रिक्टली ओबेड हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर और स्मूथ शेप्स चार्ज बॉडीज पे ही लगता है। आप कभी भी कूलम्ब्स लॉ को आर्बिट्रेरी शेप चार्ज बॉडीज पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि आर्बिट्रेरी शेप चार्ज बॉडीज के केस में हम सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन होता है चार्जेस के बीच में उसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमने अगर कूलम्ब्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि जो चार्ज बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं उसका रेगुलर और स्मूथ शेप हो, कैसा नहीं हो, आर्बिट्रेरी शेप ना हो। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, न्यू टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दोनों ही फोर्सेस फैमिलियर हुए आप दोनों ही फोर्सेस से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपने 11th क्लासेस में पढ़ी है। आपको फिगर में जो राइट हैंड साइड में फिगर शो कर रखी है, पहले मैं उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। उस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड पे कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको रिलेशन दे रखा है और राइट साइड पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशन दे रखा है। अगर आप दोनों रिलेशन को कंपेयर करें तो आप देखेंगे वो आर्म्स लॉ में जहां के मेंशन कर रखा है वहां यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जी मेंशन कर रखा है। और एक बात और बता दूं, के की वैल्यू हाइयर होती है, के की वैल्यू बड़ी होती है किसके रेस्पेक्ट में, जी की वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो इस बात को याद रखिएगा। तो दोनों ही फॉर्मूले में डिफरेंस है, जहां के लिखा हुआ है वहां कैपिटल जी मेंशन कर रखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, और जहां कूलम्ब्स लॉ में चार्जेस मेंशन कर रखे हैं Q1 Q2 वहां यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में M1 और M2 मेंशन कर रखा है। मींस जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो दो मैसिव बॉडीज के बीच में लग रहा है। इसी तरीके से कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगना है। वो दोनों पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब दोनों लॉज में सिमिलरिटीज क्या है? पहली सिमिलरिटीज ये है कि दोनों के दोनों जो लॉ है उसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व है वो फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होती है? जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है सिस्टम के।
कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है? वो फोर्सेस जिनके कारण जो वर्क डन किया जा रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दोनों के दोनों फोर्सेस को हम वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं। डिसिमिलैरिटीज क्या है दोनों फोर्सेस में? दोनों फोर्सेस में सबसे पहले डिसिमिलैरिटी है उनकी नेचर, कि दोनों फोर्सेस में ग्रेविटेशन फोर्स को अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर की है। वो मतलब दो मासिव बॉडीज के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स बॉडीज को अट्रैक्ट करती है एक दूसरे की ओर, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं, चार्जेस की नेचर पर। नेक्स्ट जो डिसिमिलैरिटीज है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो हम फोर्स कांस्टेंट पढ़ के आए थे इससे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब्स कांस्टेंट वो मीडियम डिपेंडेंट है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मीडियम डिपेंडेंट है। बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस कभी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप दो मैसिव बॉडीज के बीच में एयर को इंट्रोड्यूस करें या किसी अनादर मीडियम को, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस चेंज नहीं होगी, जितनी पहले थी उतनी ही अब रहेगी जब आप एयर और वैक्यूम को हटा के किसी दूसरे मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रॉन्गर होती है किसके रेस्पेक्ट में? ग्रेविटेशन फोर्स के रेस्पेक्ट में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्गर होती है वो डिपेंड करता है किन चार्जेस के बीच में हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल से। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पेयर के बीच में डिस्कस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर हम प्रोटॉन और प्रोटॉन पेयर के बीच में डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेटर होती है 10⁻36 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर हम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर के बीच में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज नहीं होता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फील नहीं होगी, बट ग्रेविटेशनल होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे जीरो होती है, बट ग्रेविटेशनल कैन नॉट बी जीरो। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नोट पॉइंट दे रखा है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक पॉइंट पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो चार्जेस होते हैं बॉडीज पे उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ चार्जिंग, जो कि हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा। तो जो चार्ज है उसे इंड्यूस किया जा सकता है बॉडी पर बाय इंडक्शन मेथड, लेकिन मास को इंड्यूस नहीं किया जा सकता बॉडी पर। चार्ज और मास जो होते हैं दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बट मास रिलेटिवली चेंज हो सकता है। रिलेटिवली का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी या तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है या स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली ट्रेवल कर रही है, मींस या तो वो c/2 स्पीड से ट्रेवल कर रही है, c/3 स्पीड से ट्रेवल कर रही है, c/4 स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो c का फैक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए उसकी स्पीड में। तो अगर c का फैक्टर इन्वॉल्व है उसकी स्पीड में तो तब उसका मास जो होता है वो चेंज होता है और उसको रिलेटिवली कैलकुलेट भी किया जा सकता है आइंस्टीन के रिलेशन के थ्रू। ठीक है, जिसे उन्होंने बताया था m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। m0 क्या था? रेस्ट मास, और m क्या था? डायनामिक मास। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको डिफरेंस फॉर्म में भी शो कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें आपको दोनों रिलेशंस शो कर रखे हैं, k की वैल्यू भी शो कर रखी है। अगर आप k और g की वैल्यू कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा k की वैल्यू ज्यादा होती है g के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों की दोनों फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी और ग्रेविटेशन फोर्सेस। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्यों बोली जा रही है? क्योंकि अगर आप दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट में नहीं भी लेके आते तब भी ये फील होती है। क्लियर हुआ यहां तक? ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती है वो बेसिकली वीकेस्ट फोर्स बोली जाती है नेचर में, जैसा कि आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन फोर्सेस के लिए जो लॉ दिया गया था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, दोनों की इक्वेशन की फॉर्म अगर आप देखें तो वो सेम है। दोनों की दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है, यही आपको डिफरेंसेस में भी मेंशन कर रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जब चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में तभी अप्लाइड होगी, लेकिन जैसे ही चार्ज मोशन में आएंगे, मींस करंट जब हम स्टडी करेंगे तो चार्जेस क्या होते हैं उस केस में? मोशन में होते हैं। तो जैसे ही चार्जेस मोशन में आएंगे तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोली जाएगी,
तब ये इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स बोली जाती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर एंड कीप फॉलोइंग द इनसाइट ऑफ फिजिक्स चैनल, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को जाके भी बोले कि वो जाके ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो इसीलिए जाइए अभी सब्सक्राइब कीजिए और फिजिक्स को इजी टू इजी मैनर में समझिए। द स्टूडेंट्स, आई होप द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज क्लियर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेश्चन मुझे लिखकर भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ ही में आप फॉलो भी कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल इनसाइट ऑफ फिजिक्स। वहां पर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोग अगर मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो आप आज ही जाके उस वीडियोस को देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स, कीप फॉलोइंग द इनसाइट ऑफ फिजिक्स चैनल and stay safe and stay healthy.